प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान पर गुजरात में सियासी घमासान तेज हो चुका है और इस जंग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी एंट्री हो गई है। स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया पर प्रधानमंत्री की मां का अपमान करने का आरोप लगाया है। स्मृति ने यह कहा, यही नहीं वो रुकी, उन्होंने गुजरात और गुजरातियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमलों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी, करारा जवाब देगी। आम आदमी पार्टी को जवाब देगी गुजरात की जनता, यह कहना है स्मृति ईरानी का। और केजरीवाल के आदेश पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान हुआ है। स्मृति ईरानी का यह हमला आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। तो आप नेता गोपाल इटालिया के बयान पर बरसी है बीजेपी और ये हमले अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि लगातार जारी हैं। और इसमें नई एंट्री है स्मृति ईरानी की, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए साफ तौर पर यह कहा कि यह सब कुछ हुआ है अरविंद केजरीवाल के इशारे पर। आम आदमी पार्टी को जवाब देगी गुजरात की जनता, आने वाले विधानसभा चुनाव में सब कुछ साफ हो जाएगा। और केजरीवाल के आदेश पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया है। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का यह जो जंग है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी है और इसको लेकर इटालिया अभी चौतरफा हमलों से घिरे हुए हैं और उनका बचाव हालांकि आम आदमी पार्टी कर रही है, उनकी पार्टी कर रही है, लेकिन बीजेपी रुकने वाली नहीं। गुजरात की जनता देगी आम आदमी पार्टी को जवाब, यह कहना है स्मृति ईरानी का। हमलावर रुख अख्तियार करते हुए इस वक्त स्मृति ईरानी। कोई भी प्रवक्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि बिना अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन, अरविंद केजरीवाल द्वारा सौंपा गया दायित्व, इसके बिना एक शब्द नहीं बोलता। तो आपको भले ही ये शब्द गुजरात के आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लगते हों, आदेश लेकिन अरविंद केजरीवाल का है। क्या ये पहली बार है कि गुजरात के इस आम आदमी पार्टी के नेता ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है? हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू महिलाएं, मंदिर, इस हर विषय पर टिप्पणी की गई है अमर्यादित। क्या अरविंद केजरीवाल नहीं जानते कि किस प्रकार का बयान उनके नेता कर रहे हैं? ये जानते हुए अरविंद केजरीवाल के इंस्ट्रक्शन पर नरेंद्र मोदी जी की माताजी पर इस प्रकार से अभद्र प्रहार हुआ है। शब्द आम आदमी पार्टी के एक नेता के भले ही हों, आदेश अरविंद केजरीवाल का है। एनसीडब्ल्यू बुलाया गया तो वहां पर प्रदर्शन भी हुआ और फिर वो बाहर जब डिटेन होने के विषय दोबारा मैं आपसे कहती हूं, अपने लिए राजनीतिक किसी न किसी प्रकार से लाइमलाइट में रहने के लिए आपको भले ही लगता हो इस प्रकार के वाक्य कहे गए हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप अपनी पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए इस हद तक गिर सकते हैं? तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, मात्र ये अंदर का चरित्र का प्रमाण है, द्वेष का प्रमाण है। मेरा प्रश्न ही उठता है, उस 100 साल की महिला ने क्या पाप किया? उस 100 साल की महिला का राजनीति से क्या सरोकार? आपको हमला करना है, हिम्मत है तो आप सिर्फ पॉलिटिकल जो लोग हैं उन पे हमला कीजिए ना। एक 100 साल की मां के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल के आदेश पर यह हुआ है, वरना कोई भी व्यक्ति, यहां जितने लोग खड़े हैं, आपका चाहे कोई भी प्रतिद्वंदी हो, आप किसी की मां को इस प्रकार से गाली देंगे? ये राजनीतिक विवशता नहीं है, ये चरित्र का प्रमाण है। और क्योंकि इस प्रकार का चरित्र है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के इस प्रकार के आदेशों को स्वीकार किया जाता है। हीरा बा का राजनीति से क्या लेना देना है? आप मुझे बताएं,
कब नरेंद्र भाई ने अपनी जाति के आधार पर इस देश में राजनीति की हो? आप मुझे बताएं। आप स्वयं एक कामकाजी महिला हैं, यहां पर कामकाजी पुरुष उपस्थित हैं, आपके भी कोई प्रतिद्वंदी होंगे कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में। ये कैसे हमें स्वीकार हो सकता है कि एक 100 साल की वृद्ध महिला पर इस प्रकार की टिप्पणी हो? हिम्मत है अरविंद केजरीवाल में तो आकर गुजरात की धरती पर एक बार गाली बक कर देखे नरेंद्र मोदी की मां को। आज चुनौती देती हूं। खुद को कृष्ण का अवतार कहते हैं। कृष्ण का स्वरूप क्या है? वृद्ध महिला पर लांछन लगाना, अभद्र टिप्पणी करना। मैं दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो गुजरात की धरती पर आकर दोबारा अपने मुंह से ये शब्द कहकर दिखाएं। तो घमासान जारी है। जी हां, गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का विवादित वीडियो दरअसल 2019 का है और इसी वीडियो पर बवाल मचा है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर पीएम और पीएम के मां के अपमान का आरोप लगाया है। मामला गरमाया तो गोपाल इटालिया के दिल्ली में महिला आयोग के सामने पेशी हुई और दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन कुछ घंटों में ही छोड़ दिया। किस तरह से गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री पर, उनकी मां पर टिप्पणी की थी अमर्यादित, आपको हम सुनवाते हैं। किस्मनो मानस એનો ખર્ચો માંગો અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે. આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા. 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી. કિસ્મનો માણસ એનો ખર્ચો માંગો અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે. આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા. 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, हीराबा पोते 100ए पहुंचवा आवशे, तोय मारा बेटा बे मांथी एक नाटको बंद करता नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर अमर्यादित टिप्पणी हुई और इसके बाद से बीजेपी ने वीडियो जारी किया, घमासान मचा। लेकिन दिल्ली पुलिस की हिरासत से बाहर आते ही गोपाल इटालिया ने आज तक से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा गोपाल ने, आपको हम सुनवाते हैं। मिसबिहेवियर का आरोप लगाया आपने। एनसीडब्ल्यू का जो ऑफिस है वो पूरा सीसीटीवी कैमरों से लैस है। मिसबिहेव किसी ने किया है तो सीसीटीवी फुटेज निकालिए और पूरे देश को बताइए। ये क्या आप अपने पॉलिटिकल बॉस की तरह आप भी फेंकने लग गए, आप भी झूठ बोलने लग गए? पूरा ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा से दिखाइए देश को, किसने बदतमीजी की, किसने मिसबिहेव किया, दिखाइए पूरे देश को। ये क्या झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। रेखा शर्मा कह रही हैं कि आप अपने समर्थकों के साथ गए, अंदर घुसने की कोशिश की, हंगामा हुआ वहां पे, इसलिए पुलिस बुलानी पड़ी। सीसीटीवी बुला दिखा दे पूरे देश को। बोलने से क्या होता है, पूरे दफ्तर पे सीसीटीवी लगाए, दिखाए पूरे देश को। जान का खतरा है ऐसा भी कहा उन्होंने। अगर उसको इस देश में जान का खतरा है तो ये खुद स्वीकार करे। उसको प्रधानमंत्री जीपीएफ देश की सरकार पे भरोसा नहीं है। हमला क्यों? क्योंकि मैं पाटीदार हूँ। बीजेपी पाटीदारों से नफरत करती है, क्योंकि पाटीदारों ने इनके खिलाफ आंदोलन किया था। 17 में इनको इनकी औकात दिखा दी थी। अब फिर से कोई पाटीदार खड़ा हुआ है, चैलेंज कर रहा है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठा है कोई पटेल, तो इनसे वो नफरत करते हैं। तो कंस की औलाद, ये जो कंस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं वो कंस की औलाद है। संविधान को तार तार करने वाले कंस की औलाद है। तो गोपाल इटालिया के बयान पर किस तरह से सियासी घमासान मच गया है, आपको हम ये भी दिखाते हैं, सुनवाते हैं। जैसे ही मुझे फर्स्ट फ्लोर पे कमीशन की ऑफिस के अंदर ले जाया गया, जहां चेयरमैन मैडम बैठती है, उसके चैम्बर में ले जाया गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोलते हुए पूछा कि मैं कम इन मैडम। उसने बड़ी एरोगेंसी से कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तौर देखते हुए बोला कि बहुत ही बदतमीज हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी और क्या हैसियत है तुम्हारी। मुझे ये कहा गया, मैं शॉक हो गया कि ये क्या भाषा है। जो भी इनका स्टेटमेंट है और जो रिटन स्टेटमेंट है, दोनों मैच नहीं करते। अभी तक इन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। मैंने पुलिस को भी बोला है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। इनके सपोर्टर्स ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की और मुझे लगता है, इनफैक्ट मेरी 2 बजे एक मीटिंग थी बहुत जरूरी, जो अब डिले हो गई है सेंटर दिल्ली में, और क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, मुझे अपनी लाइफ पे भी थ्रेटनिंग लग रहा था। यहाँ 100-150 लोग अगर पहुंच के मुझे थ्रेटन करेंगे तो ये किस प्रकार के नेता हैं, ये कैसी इनकी वर्किंग है।
ये मुझे लगता है इनकी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए और इनके कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि एक राष्ट्र महिला आयोग का ये ऑफिस था जहां ये आराम से आकर सिर्फ जवाब देना था। इनको क्यों जरूरत थी ये झूठ बोलने की और इतने सारे वकीलों को भी लाने की। तो आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से पीएम और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी के बाद ये सियासी घमासान। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर है गुजरात से। ये देखिए, गुजरात में चुनावी जंग के बीच रोटी और पराठे में लड़ाई छिड़ गई है। अब सवाल उठ रहा है कि दोनों आटे से बनते हैं तो दोनों के टैक्स में फर्क क्यों है। पराठे बनाने वाली कंपनी वाडीलाल ने इसी दलील के साथ सवाल उठाया, क्योंकि रोटी पर जहां 5% जीएसटी है वहीं पराठे पर 18% है। गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी कि AAAR ने वाडीलाल की दलील खारिज करके कहा है कि रोटी और पराठे में काफी अंतर है। अब देखिए जरा, महंगाई पर लड़ाई पराठे पर आ गई है, क्योंकि रोटी पराठे में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों आटे से बनती है। यह कहना है, दलील है वाडीलाल इंडस्ट्रीज की तरफ से। पराठे पर 5% जीएसटी लगना चाहिए, वाडीलाल इंडस्ट्रीज की यह दलील, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पे 18% कैसे हो सकता है। वाडीलाल इंडस्ट्रीज जो पराठे बनाती है उसमें 36 से 62% तक आटा होता है, साथ में आलू, मूली और प्याज के अलावा पानी, वेजिटेबल्स और नमक होता है। अब इसको लेकर जंग छिड़ गई है। रोटी पराठे में ज्यादा अंतर नहीं, फिर दोनों आटे से ही बनते हैं, फिर दोनों पर जीएसटी पे अलग अलग कैसे। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं गुजरात का ही। गोपी घांगर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोपी, ये पूरा मामला कहां है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और इसको लेकर अभी क्या हालचाल है? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो यहाँ की जो कंपनी है उसके जरिए ये कहा एप्लीकेशन फाइल की गई थी और ये जो एप्लीकेशन फाइल। और इस बीच बने रहे आप गोपी घांगर। बड़ी खबर, आज 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। जी हां, बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को बता दें, आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जी हां, आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और आगामी विधानसभा के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहमियत रखती है, काफी बड़ा दिन, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान भी इसमें संभव है। देखिए, गुजरात चुनाव को लेकर भी इसमें संभव, क्योंकि आज 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसमें संभव है कि आज गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाए। गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, ये बड़ी खबर आ रही है, 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि गुजरात का चुनाव वैसे ही ड्यू चल रहा है और उसमें गुजरात के चुनाव की जो तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है। हालांकि पहले यही संभावना जताई जा रही थी कि 20 से लेकर 25 के बीच में चुनाव आयोग जो है वो गुजरात के चुनावों की जो डिक्लेरेशन है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आज जो खबर अभी मिल रही है वो यही है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें गुजरात चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान जो है वो हो सकता है। हालांकि गुजरात का चुनाव भी इस बार बेहद दिलचस्प है। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी कैंपेनिंग कर रहे थे, उसके बाद अमित शाह कल यहाँ पे थे। गुजरात गौरव गोपी, हमारे साथ संजय शर्मा भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दोनों सहयोगियों से जल्दी जल्दी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं और दर्शकों को पहुंचा देते हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? गोपी जैसा कि बता रही थी कि 20 से 25 तारीख तक उम्मीद थी कि चुनाव आयोग ऐलान करेगा, लेकिन इतनी जल्दी होने का ये कारण भी सामने होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के अधिकारी लगातार यही कह रहे थे कि 15 से 25 के बीच में ऐलान करेंगे, लेकिन एकदम अचानक निर्णय बदला है और निर्वाचन आयोग ने इसमें आज 14 तारीख को यानी 15 से एक दिन पहले ही ऐलान किया है। पिछली बार की बात करें 2017 की, तो 12 अक्टूबर को ऐलान हुआ था हिमाचल प्रदेश के चुनाव का और 25 अक्टूबर को यानी 13 दिन बाद इन्होंने गुजरात के चुनाव का ऐलान किया था। उस समय चुनाव आयोग पर बहुत सारी उंगलियां उठी थी कि आखिर गुजरात को अलग से तरजीह क्यों दी जा रही है, क्या सरकार केंद्र सरकार को फेवर कर रहा है चुनाव आयोग। इस पर चुनाव आयोग ने अपनी सफाई भी दी थी और सफाई देते हुए ये कहा था कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां गुजरात में बाढ़ आई हुई थी, इस वजह से देर हुई है, वल्नरेबल सिचुएशन थी। लेकिन इस बार अब आज 3 बजे चुनाव आयोग का विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल यानी मुख्य हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का सीधा मतलब यही है। दोनों राज्यों के जो विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं और उसके कार्यक्रमों का ऐलान करना है। बिल्कुल संजय, गोपी घांगर भी हमारे साथ जुड़ी हुई। गोपी, अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाता है तो इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो जाएंगे गुजरात हिमाचल में।
बिल्कुल, देखिए आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, लेकिन ये हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का जो डिक्लेरेशन है कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करेगा, क्योंकि गुजरात सरकार के जरिए कल से बड़े गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गरीब कल्याण की कई सारी योजनाएं हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कल सरकार के जरिए किया जाना था। तो वैसे में अगर आज डिक्लेरेशन होता है तो आचार संहिता लग जाएगी। गुजरात सरकार इस तरीके के किसी भी तरीके के जो मेले हैं वो नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुजरात के अंदर 18 से लेकर 22 तारीख के बीच में डिफेंस एक्सपो भी हो रहा है। वर्ल्ड के कई बड़े जो रक्षा मंत्री है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी ये इवेंट मानी जाती है। तो वैसे में कहीं ना कहीं अगर चुनाव आयोग आज चुनाव डिक्लेयर करता है तो आचार संहिता लगेगी, और आचार संहिता का जो असर है वो इन जो बड़े इवेंट्स है उस पर भी होने की एक संभावना जताई जा रही है। हालांकि अगर आचार संहिता लगती है तो गुजरात सरकार के जितने भी गरीब कल्याण मेले जो हर डिस्ट्रिक्ट में होने थे वो अब नहीं हो पाएंगे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि तारीखों का ऐलान किस तारीख पे चुनाव होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि गुजरात में चुनाव अक्सर 2 चरणों के अंदर होते हैं, और ये तारीखें कौन सी रहेगी। साथ ही जिस तरीके से चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री पिछले दिनों गुजरात में 3 दिन के दौरे पर थे और लगातार करोड़ों रुपए की जो गोपी योजना है उसका लोकार्पण किया है, भूमि पूजन किया है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे और संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बने हुए हैं। इसी बीच सत्येंद्र चौहान का भी हम रुख कर लेते हैं, हिमाचल चुनाव को लेकर उनसे जानकारी दर्शकों को पहुंचा देते हैं। सत्येंद्र, आज जानकारी मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और मुमकिन है कि गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान संभव। किस तरह की जानकारी, क्या खबर? देखिए, हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में चुनावी बिगुल एकदम बच चुका है। पूरे हिमाचल में प्रधानमंत्री के लगातार ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, और पहली बार ऐसा देखा गया है कि हिमाचल के चुनाव में, क्योंकि हिमाचल को एक छोटा प्रदेश माना जाता है, 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जिस तरह की गर्माहट हिमाचल की वादियों में हो रही है, ऐसी पहले राजनीतिक गर्माहट पहले कभी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी कल जो है ऊना में थे, और आज उसी जगह पर प्रियंका गांधी, हालांकि कांग्रेस थोड़ी देर से जो है एक्शन मोड पर आई है, लेकिन आज हिमाचल के सोलन में प्रियंका गांधी एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। कल प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम ट्रेन की शुरुआत हिमाचल से की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कुल्लू आए हैं और लगातार दौरे हो रहे हैं, और ये जी सत्येंद्र, चलिए फिर से वापस आएंगे आपके पास। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि आज चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, और बहुत संभव है कि आज ही दोनों ही विधानसभा चुनाव, दोनों ही राज्यों की तारीखों का ऐलान हो जाए जहां चुनाव होने वाले, यानी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात। एक बार समीकरण भी देख लीजिए, कितनी सीटें हैं। कुल सीटें 182 गुजरात विधानसभा की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के पास 111 है, कांग्रेस 63, बीडीपी 2, जबकि एनसीपी 1, निर्दलीय 1, खाली 4। लेकिन पूरी लड़ाई है अभी भारतीय जनता पार्टी की, और इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी ताकत झोंक रखी है। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, और क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का फायदा नफा नुकसान होगा तमाम पार्टियों का, क्योंकि सभी की कोशिश होती है अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से कि नामों का ऐलान हो, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, तो किसको कितना फर्क पड़ेगा? जी, इसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रभावित होती हुई लग रही है, क्योंकि इधर चुनाव होंगे, उधर उनके अपने प्रेसिडेंट चुनाव और उनकी भारत जोड़ो यात्रा है। तो 3 मोर्चों पर अलग अलग लड़ाई लड़ना कांग्रेस के लिए सचमुच चुनौती भरा तो जरूर होगा, क्योंकि राहुल गांधी अपनी यात्रा में व्यस्त रहेंगे और इधर इनके अध्यक्ष पद के चुनाव भी चल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पे सबसे ज्यादा असर होगा। और अगर राजनीतिक नजरिए से बात करें, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपना प्रवेश लिया है तो चुनावी मैदान में, तो उसमें ज्यादातर इफेक्ट जो चुनावी पंडित हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उनका ये कहना है कि ज्यादा इफेक्टेड कांग्रेस पार्टी होगी। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक में दरार पड़ेगी, सेंध पड़ेगी। तो ऐसे में बाकी पार्टियां हम चुनावी मोड में पहले ही आ चुके हैं, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कांग्रेस देर से एक्शन मोड में आई है, तो देर से जागने वाले को कुछ नुकसान तो होता ही है। सूरज से पहले जागने वालों को तो फायदा होता है। ये तो बुजुर्गों ने पुरानी कहावत कह रखी है, जो जितनी जल्दी जागेगा उतनी जल्दी आगे भागेगा। बिल्कुल, आपके संकेत और इशारे में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं ये कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंच रही होंगी आवाजें। गुजरात के चुनावी संग्राम में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख जारी रखा है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के कर्फ्यू राज से लेकर नेहरू के कश्मीर कांड का जिक्र कर रही है, और दूसरी ओर गुजरात के हर हिस्से में गौरव यात्रा के जरिए अलग अलग वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है।
सभाएं कर रही है, यात्राएं कर रही है और हर कार्यक्रम में बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। 3 दिन के अंदर कांग्रेस कश्मीर और नेहरू को लेकर गुजरात में दूसरी बार बड़ा प्रहार हुआ है। आणंद में पीएम मोदी ने कश्मीर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। अब अहमदाबाद में अमित शाह ने 370 मुक्त कश्मीर का जिक्र किया। વર્ષોથી જવાહરલાલ નહેરુની ભૂલના કારણે કાશ્મીર 370મી કલમના કારણે કાશ્મીર ભારતીય જનતા ભારત સાથે જોડાતું નહોતું। બધાના મનમાં ઈચ્છા હતી કે કાશ્મીરમાંથી 370મી કલમ હટી જાય। હતી કે ને ભાઈ, જરા જોરથી બોલો, અરે જોરથી બોલો, હતી કે નહીં? નરેન્દ્રભાઈએ 5 ઓગસ્ટ 2019 કાશ્મીરમાંથી એક ઝટકે ધારા 370 ને હટાઈ કાશ્મીરને હંમેશા માટે ભારત સાથે જોડવાનું કામ કર્યું। गुजरात में गौरव यात्राएं शुरू करने के मौके पर अमित शाह ने राम मंदिर से लेकर कांग्रेसी राज में लगने वाले कर्फ्यू तक की कहानियां रैलियों में सुनाई, क्योंकि बीजेपी की 2 नई गौरव यात्राओं का टारगेट कांग्रेस के उस गढ़ में सेंध लगाना है जहां आदिवासी और जनजाति वोटों की बदौलत कम से कम 27 सीटों की हार जीत का फैसला होता है। यही वजह है कि अमित शाह ने खुद अहमदाबाद के झाझरका से सोमनाथ की यात्रा को हरी झंडी दिखाई। साथ ही नवसारी में उनाई माता मंदिर से फागवेल और अंबाजी तक की यात्रा की भी शुरुआत की। अमित शाह ने जिन यात्राओं को हरी झंडी दिखाई है वो वैसे क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां जनजाति वोट बैंक ज्यादा है। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, अरवल्ली, महिसागर, पंचमकाल दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, तापी, वलसाड, नवसारी, डांग और सूरत जिले में आदिवासी समाज का अच्छा खासा प्रभाव है और कांग्रेस के कब्जे में चले आते रहे इसी वोट बैंक को हथियाने के लिए बीजेपी ने गौरव यात्राओं का रूट चार्ट तैयार किया है, क्योंकि गुजरात में आदिवासियों और जनजातियों के पास करीब 15% का वोट बैंक है और ये वोट बैंक कम से कम 27 सीटों पर नतीजे तय करता है। इन 27 सीटों में से कांग्रेस को 2007 में 14 सीटें, 2012 में 16 सीटें और 2017 में 14 सीटें मिली थी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान संभव है, क्योंकि दोपहर 3 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी बड़ा माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहले से ही अटकलें थी कि दशहरा के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान संभव है। लिहाजा अभी ये जानकारी मिल गई है कि दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। तो बड़ी खबर और लगातार इस पर जानकारी आप सभी दर्शकों को पहुंचाने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अशोक सिंघल दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, गोपी घांगर गुजरात से। अशोक, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, किस तरह से इसको आप देखते हैं, क्योंकि पहले ऐसी अटकलें थी कि शायद 20 या 25 के आसपास चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान, लेकिन अब से 10 दिन पहले इसके पीछे के कारण और इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एक तो तैयारी पूरी कर ली थी चुनाव आयोग ने, दोनों स्टेट्स में जाके पूरा ग्राउंड रियलिटीज, वहां लोगों से बातचीत करके अलग अलग पार्टी से पूरी तैयारी कर ली थी, चाहे वो गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है। तो कभी भी घोषणा की जा सकती थी, क्योंकि हिमाचल में बर्फबारी पड़ती है, तो सरकार को, इलेक्शन कमीशन को लगता था कि चुनाव ठीक समय पे करवा लिए जाए, दिसंबर के पहले हफ्ते तक तमाम सरकार बन जाए, वहां पे प्रक्रिया पूरी हो जाए। यही पूरी कोशिश थी इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हुआ था पिछली बार और हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में चुनाव हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा एनालाइज करने के बाद, ग्राउंड रियलिटीज और वहां की चीजें देखने के बाद तय किया कि अब चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि बीच में त्योहार भी हैं, दिवाली आनी है और तमाम चीजों को देखते हुए फैसला किया गया। लेकिन चुनाव की अगर बात की जाए, पॉलिटिकल पार्टीज पहले से ही पूरी तैयारियां कर रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे हो रहे थे हिमाचल में, कि आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन कर रही थी। हालांकि कांग्रेस ने उतना अग्रेसिवली कैंपेन नहीं किया। आज पहली बार हिमाचल में प्रियंका गांधी का सोलन में दौरा है, रैली कर रही है, अलग अलग प्रोग्राम कर रही है और गुजरात में भी लगातार प्रधानमंत्री अमित शाह, बाकी पार्टी के नेता लगातार वहां विकास योजनाओं की सौगात दे रहे थे गुजरात के लोगों को। तो और दूसरी तरफ केजरीवाल भी, चाहे वो भगवंत मान को लेके जा रहे हो, मनीष सिसोदिया, पार्टी के दूसरे नेता भी कैंपेन कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस वहां गुजरात में भी जमीन पर ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है और हिमाचल में भी। लेकिन
बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन वहां पे कर रही थी, चुनावी मोड में आ गई थी पिछले काफी समय से। गुजरात और हिमाचल की बात की जाए, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट आज चुनाव तारीखों का हो जाएगा और ज्यादा अग्रेसिवली बाकी पार्टियां भी लग जाएंगी, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने गुजरात और हिमाचल में ताकत झोंक दी थी। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर टारगेट कर रही थी कि विकास ज्यादा वहां रोजगार नहीं है, विकास नहीं किया, और ऐसे ही हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी टारगेट करी। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी डबल इंजन की सरकार, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार, हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार है, तो प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी के दूसरे नेता अपने जो विकास कार्य हैं उनको आगे लेके चल रहे कि हमने जिस ढंग से विकास किया है, चाहे वो गुजरात हो हिमाचल में हो, जनता दोबारा से उससे ज्यादा वोटों से उनको जितवाएगी। बिल्कुल अशोक, आप हमारे साथ बने रहे। हिमांशु का भी हम रुख कर लेते हैं। हिमांशु मिश्रा, अगर आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल और गुजरात, तो आचार संहिता इसी के साथ लागू भी हो जाएंगे। टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे हिमांशु, क्योंकि किस पार्टी की तरफ से या किसको इसमें नफा नुकसान होगा, क्योंकि टाइमिंग का भी बहुत खेल होता है। अपनी पार्टियां, सभी पार्टियां चाहती हैं कि अपने अपने हिसाब से टाइमिंग हो, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करे, तो किसको अभी लीड करते हुए देखेंगे आप? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो टाइमिंग का बहुत इफेक्ट होता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तो एक हमेशा कोशिश रहती है कि अंतिम क्षण तक, अंतिम सेकंड तक जो है वो सत्ता का के अंदर रहे और अपने जो काम की डिलीवरी है उसको करते रहे। लेकिन विपक्ष की तरफ से इस बार कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कैंपेन में नजर नहीं आई, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कमान संभाली थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। वो चाहे हिमाचल हो या गुजरात हो, उन्होंने पिछले 2 महीनों में कई दौरे जो है इन दोनों प्रदेशों में किए और कई योजनाओं का शुभारंभ किया। कल आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर वो थे और वहां से ऊना में उन्होंने जो है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। तो कई सौगात जो है चुनाव से पहले, चाहे वो हिमाचल हो या गुजरात हो, सरकार की तरफ से दी गई है। आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो कैंपेन कर रही थी, उन्होंने शुरुआत जो है हिमाचल से की थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब हिमाचल में आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन है वो उतना तेज नहीं है, उस गति पे नहीं है जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन अब मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो गुजरात हो चुका है। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हिमांशु हमारे साथ इस वक्त हार्दिक पटेल, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हार्दिक, चुनाव आयोग आज ही अनाउंस कर सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, किस तरह से अभी आप देखते हैं? देखिए, आज अगर ऐलान होता है तो स्वाभाविक रूप से गुजरात के हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए और गुजरात की अस्मिता और गौरव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। जो काम नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हर एक मंत्रियों ने गुजरात में किया है, उससे ये साबित स्वाभाविक रूप से हर घर तक पहुंचा है कि ये सरकार हम सबके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार कर दिया, जिस तरह से गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ जिस तरह से भाषाओं का उपयोग किया है, तो ये स्वाभाविक है कि गुजरात की अस्मिता और गौरव की जो बात करेगा उसके साथ हार्दिक, कभी आपके भी करीबी माने जाते रहे हैं गोपाल इटालिया? देखिए, करीबी तो हर कोई माने, लेकिन भाषा का तो उपयोग नहीं हो सकता ना। शायद ये आपको तो नॉलेज होना चाहिए, करीबी तो कोई भी हो सके फिर, लेकिन भाषा का उपयोग हो तो वो तो स्वीकार नहीं हो सकता ना। अगर अभी चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर देता है तो आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और आम आदमी पार्टी की स्थिति अभी गुजरात में? आज तक की सबसे प्रचंड जीत गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की होगी। आम आदमी पार्टी जितना भी हल्ला करे, कांग्रेस पार्टी जितने भी यहाँ अपनी बातें रखे, लेकिन गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा करती आई है और आज तक का जो भरोसा नरेंद्र मोदी जी के साथ था वो भरोसा और ज्यादा बढ़ा है गुजरात के लोगों का। हार्दिक, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी और गोपी गांगर जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी अशोक। मैं ये हार्दिक पटेल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस से नाराज होकर के बीजेपी में गए कि आपको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा वहां पर, अभी तक जमीन पे कांग्रेस दिखाई नहीं देती और बहुत तरह के सवाल आपने उठाए राहुल गांधी को लेकर, बाकी लोगों को लेकर के। बीजेपी में भी तो आपको उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला हार्दिक पटेल, क्या वजह क्या है? वहां पर जितना आपको लगता था इस्तेमाल किया जाएगा, जितना आपने सोचा था, उस उम्मीद के मुताबिक पार्टी में आप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे प्रोग्राम्स में। क्या रीजन क्या है? क्या वहां पे आपको एक्सेप्टेंस की दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं दिखाई दे रहे आप कैंपेन में या कहीं भी? आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अभी पार्टी ज्वाइन किए मेरे 2.5 महीने कंप्लीट हुए अभी, और 2.5 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी काम मुझे मिला है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी आदेश मुझे मिले, वो पूर्ण फिल फुल करने का काम मैंने अपने इलाकों में, अपने जिले में किया।
और अभी तो 2.5 महीना हुआ है। जैसे जैसे समय जाएगा और ये सवाल आप अगर मुझे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद पूछेंगे तो मैं ठीक से जवाब दे पाऊंगा। अभी तो मेरी शुरुआत है और उस शुरुआत में मुझे पूर्ण रूप से सहयोग पार्टी की ओर से मिल रहा है। ठीक है, एक और सवाल गोपी घांगर की तरफ से होगा, क्योंकि गुजरात में आपको पता है कि वो कवर करती हैं और गुजरात से ही हैं। गोपी आप अपना सवाल करें। हार्दिक पटेल सुन रहे हैं। हार्दिक 2017 का जो चुनाव था वो आप ही लोगों के इर्द गिर्द पूरा चुनाव हुआ था। 2017 में आप ही लोग बीजेपी के खिलाफ थे। अब क्या लग रहा है, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप चुनाव में मैदान में उतरेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 17 आपको लोग भी याद दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं 22 लग रहा है कि मुश्किल होगा आपके लिए। 2017 का गोपी जो मुद्दा था वो सामाजिक मुद्दा था। उन सभी सामाजिक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन और अपना काम करने का पूर्ण प्रयास किया है। चाहे वो राज्यसभा और लोकसभा से 10% रिजर्वेशन पारित करने का मुद्दा हो, बिना आरक्षित वर्ग और आयोग बनाने का मुद्दा हो, तो गुजरात में मेरे ख्याल से 2017 का जो मुद्दा था वो पूर्ण हो गया है। 2022 का जो मुद्दा है वो गुजरात की अस्मिता और गौरव के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग नरेंद्र भाई मोदी के शासन और खास तौर पर जिस तरह से गोपाल इटालिया की जो बयानबाजी आई है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार कर दिया है, तो मेरा तो यही मतलब है और सब लोग ये समझते हैं कि जो लोग गुजरात की अस्मिता और गौरव के साथ खड़े ही नहीं हो सकते, तो उनको यहाँ सत्ता या यहाँ विपक्ष की भूमिका में देखने से कौन राजी होगा। तो ये हकीकत यही है कि 17 का माहौल अलग था, 22 का माहौल अस्मिता और गुजरात के गौरव पर लड़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी जी पर जो भरोसा लोगों का था वो और बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हरकत करना शुरू की है। हार्दिक, सवालों की बौछार लगातार जारी है और हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ हैं हिमांशु मिश्रा, वो भी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी हिमांशु। मेरा हार्दिक से एक सवाल है। गोपी ने ये बात सही कही है कि वो जब 2017 के चुनाव थे वो किसी पार्टी के साथ नहीं थे, वो पाटीदार आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे थे। हार्दिक, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या आप 2022 में चुनाव लड़ेंगे और किस सीट से लड़ेंगे, इसके लिए आपने कोई तैयारी की है? पार्टी में कोई बातचीत हुई है या फिर आप अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि 2017 में तो आपकी जो उम्र थी वो चुनाव लड़ने लायक नहीं थी, 25 साल नहीं हुए थे। अब तो आपकी उम्र जो है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चुनाव लड़ने की हो चुकी है, तो आपने तैयारी की है किसी सीट से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका में अगर पार्टी मुझे कोई भी आदेश देगी तो बिल्कुल मैं उस आदेश पर काम करूंगा। निश्चित रूप से मेरा जिला अहमदाबाद लगता है और विरमगांव मेरी असेंबली सीट लगती है, तो स्वाभाविक रूप से मैं यहाँ पूर्ण तैयारी कर रहा हूँ। ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ, लोगों के मुद्दे उठाता हूँ। जिस मुद्दों पर कई महीनों से अगर कोई काम नहीं हुआ तो सरकार के पास जाकर उस काम को करवाते, तो निश्चित रूप से ये अपेक्षा है कि हम चुनाव लड़े, जीते और सरकार में रहकर लोगों के हितों के लिए काम करें। अगर पार्टी कहेगी उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से अपेक्षा जरूर है, पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला करेगी उस पर आगे बढ़ेगी। शुक्रिया हार्दिक, अपनी और अपनी पार्टी की बात और पक्ष रखने के लिए। देश में इन दिनों हिजाब पर हंगामा है। एक पक्ष चाहता है कि हिजाब पर बैन रहे, दूसरा पक्ष चाहता है कि हिजाब कायम रहे। बयानों से इतर लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंची, मगर अदालत भी फिलहाल हिजाब को लेकर 2 खेमे में बटी हुई है। अजब हाल है, पर्दे के लिए मचा बवाल। कुछ के अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ शक्ल पर पर्दे के हिमायती हैं। और उसका परिणाम ये है कि हिजाब का हंगामा देश की सबसे बड़ी अदालत में विचाराधीन है। अदालत भी गजब कंफ्यूजन में है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने स्कूल कॉलेजों में समानता के आधार पर हिजाब बैन के कर्नाटक सरकार और उस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और बैन के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया। तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब अपनी पसंद का मामला है और हिजाब से ज्यादा अहम है लड़कियों की शिक्षा, जिसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर SLP
स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। चूंकि दोनों जजों की राय बट गई, लिहाजा केस को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है। ये 3 जजों की बेंच हिजाब पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। तब तक कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन लागू रहेगा। Hijab will continue. As you know that Karnataka Education Act and rule does not permit any religious items inside the class. So we are very clear that no student can wear hijab inside the class. इस विवाद की शुरुआत पिछले 31 दिसंबर 2021 को हुई, जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया। इसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया। मुस्लिम लड़कियां मांग पर अड़ी रहीं, तो हिंदू लड़के भगवा अंगवस्त्र और पगड़ी में स्कूल पहुंच गए। इस बीच मुस्लिम लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 15 मार्च 2022 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में इसे नहीं पहना जा सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 10 दिनों तक सुनवाई चली। 22 सितंबर को दोनों जजों ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज फैसला आया तो दोनों जजों की राय बंट गई। अब इंतजार और लंबा खींचा है। 3 जजों की बेंच मामले में अंतिम फैसला सुनाएगी। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो हिजाब पर अंतिम फैसला 3 जजेस की बेंच करेगी, मगर अदालत के फैसले के पहले ही हिजाब को लेकर खेमे बच चुके हैं। बयानबाजियां हो रही हैं, कुछ हिजाब के समर्थन में तो कुछ हिजाब के खिलाफ। कोई हिजाब को मुस्लिम महिलाओं पर जबरन थोपे जाने की बात कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि अगर महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी तो आवारागर्दी हुई तो आवारगी बढ़ने का खतरा है। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। अब वर्क साहब को कौन समझाए कि अपराध पर्देदारी से नहीं घटा करते, अपराध हिजाब या नकाब पर मोहताज नहीं। अगर ऐसा होता तो पश्चिमी देशों में अपराध का आंकड़ा आसमान छू रहा होता। वर्क की बेपर्दा वाली बातें बेबुनियाद हैं, मगर अकेले वर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी के ही दूसरे सांसद को सुनिए। मैं समझता हूँ 1400 साल से भी पहले से, जब इस्लाम भी नहीं आया था इस मुल्क के अंदर, जब से महिलाएं अपना घूंघट खाड़ा करती हैं, सर ढका करती हैं, और आज भी चाहे वो किसी भी मजहब की मानने वाली हों, हिंदू बहनें भी अपना घूंघट काट के और सर ढकती हैं।
तो ये तो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है और बन रही है और हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। मगर बीजेपी कह रही है कि स्कूल यूनिफॉर्म का सम्मान होना चाहिए। बाकी अदालत जो फैसला करेगी वो देश मानेगा। आमतौर पे हम सभी को ये जरूर रहता है कि हमें स्कूल यूनिफॉर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अब इसमें जो भी होगा हाई कोर्ट के द्वारा बैन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 बातें आई हैं, आगे फिर माननीय जस्टिस के पास पहुंचेगी और हमें पूरा विश्वास है जो भी कोर्ट फैसला करेगा उसका देश सम्मान करेगा। मगर वो वैसे कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर हिजाब को मुद्दा बनाकर इसे बैन कराना चाहती है। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट से आई खबर से धर्म गुरुओं में भी खलबली है कि अल्लाह जाने हिजाब पर आगे क्या होगा। धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो अपीलें हैं उनको सिरे से खारिज करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की अगर पेंडेंसी हम देखें तो वो बहुत ज्यादा है। कोर्ट को कहना चाहिए सरकार को साफ तौर से कि ऐसे लोग जो इस तरह की अपील डालते हैं उनको कोई ना कोई पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है। 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, तो हम उनको देखें या इनको देखें? कि हिंदू सनातन धर्मी भी जागे और अपने धर्म पे कायम रहे, बिना पूजा पाठ किए बच्चों को विद्यालय न भेजे, स्वयं भी बिना पूजा पाठ किए बाहर न जाए, और हर विद्यालयों में मंदिर की स्थापना हो, वहाँ पे बच्चों को सुबह शाम आरती की व्यवस्था करने की हो और तमाम वो सनातन धर्म की जो मान्यताओं को पालन करने की व्यवस्था हो विद्यालय में। लेकिन फिलहाल तो ये मामला लंबा खिंचने की तरफ बढ़ रहा है। अभी तो तारीख पे तारीख चलेंगी, सुनवाई की सीरीज चलेगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक।